हेलो बच्चों, नमस्ते। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास साइंस हिंदी मीडियम और अपना जो पाठ चल रहा है वो है 10 विद्युत धारा। तो बच्चों, इस पाठ में आज आप पढ़ने जा रहे हो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किस प्रकार से होता है और इस तापीय प्रभाव को समझाने के लिए जूल नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने कुछ नियम दिए जिनको बोलते हैं हम जूल के तापन नियम। तो बच्चों देखो, कोई भी हम एक चालक तार लें, ये एक चालक तार है। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। इस चालक तार में हमको विद्युत धारा प्रवाहित करनी है, तो इस चालक तार को मैं कनेक्ट कर देता हूं एक विद्युत बैटरी से, ठीक है। और इस बैटरी से मैंने इसको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बैटरी के अंदर होती है कौन सी ऊर्जा बच्चों? बैटरी के अंदर होती है रासायनिक ऊर्जा। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को एक बार में ही। बैटरी के अंदर कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। अब बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा है वो इस चालक तार, ये चालक तार किसका बना होगा? धातु का बना होगा। किसका बना होगा? धातु का। और हमको पता है कि धातु के अंदर क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बैटरी की जो रासायनिक ऊर्जा है वो कहाँ पर पहुँचती है? चालक तार में। और चालक तार में पहुंचकर इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ये ऊर्जा आ जाती है और ऊर्जा इनके पास आकर इन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित या बदल जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों क्या करने लग जाते हैं? गति करने लग जाते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? मैं कौन सी बात पे पहुंच रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर हम किसी चालक तार को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो बैटरी के अंदर जो रासायनिक ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, जिससे ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉनों के अंदर कौन सी ऊर्जा के रूप में बदल गई? रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गई। और गतिज ऊर्जा के रूप में बदल गई तो अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर गति करते हैं तो आपको पता है कि ये जो चालक तार है ये 100% शुद्ध नहीं है। ये खूब पता है ना तुमको, 100% शुद्ध नहीं होता। तो लगातार जब ये इलेक्ट्रॉन, जैसे ये कोई चालक तार का मॉडल मैं आपके सामने दे रहा हूँ और इस चालक तार के अंदर इस तरह से परमाणु होते हैं बच्चों। होंगे कि नहीं होंगे परमाणु? बताओ। इस तरह के जगह जगह परमाणु स्थित होंगे ना। अब इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये गति कर रहे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं तो बताओ, ये इन इलेक्ट्रॉनों को गति करने का जो रास्ता है क्या वो क्लियर है? नहीं है ना। तो देखो, ये जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो परमाणु से टकराता है। इलेक्ट्रॉन किसे टक्कर मारता है? तार के अंदर परमाणु अणु नहीं होंगे का? परमाणु से टकराता है। अब परमाणु से अगर टकराता है या फिर कोई अशुद्धि या के अंदर ही भरी हुई है, अशुद्धि मिली हुई है कोई चालक तार में, उससे टकराता है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के साथ स्ट्राइक करेगा यानी कि टक्कर मारेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की कुछ ऊर्जा इस परमाणु के पास क्या होगी? खर्च होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अब इसके बाद फिर आगे जाके फिर दूसरे से टक्कर मारेगा तो यहाँ भी इसकी ऊर्जा क्या होगी? खर्च होगी। और बेटा, जब दो चीज़ आपस में टकराती हैं यानी कि यानी कि उन पर घर्षण होता है, तो आप अपने हाथों को इस तरह से घर्षण कराते हो तो ये गर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना।
ये जब गर्म होते हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गई, ऊष्मा उत्पन्न हो गई कि नहीं हो गई। अगर आप इस चालक तार के अंदर ये चीज़ देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से टक्कर मारता है तो इनमें घर्षण होता है, घर्षण से यहाँ पर क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं होती है। तो ये तो मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात बता रहा हूँ, इसी तरह के कितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं और कितने सारे परमाणुओं से टक्कर मारेंगे तो कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी। और जब ये ऊष्मा बाहर निकलती है तो बेटा आपका ये जो चालक तार है ये धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, बताओ, गर्म होता है कि नहीं होता है, गर्म होता है कि नहीं होता है। भाई ऊष्मा इनके पास आएगी तो परमाणु गर्म होगा, और गर्म होगा तो पूरा का पूरा, अब ये सारे इतने सारे इलेक्ट्रॉन सभी परमाणु से टकराएंगे तो पूरे चालक तार में टक्कर हो रही है, इसका मतलब तो पूरा का पूरा जो चालक तार है वो गर्म हो जाता है। अब हम ऐसा करते हैं बच्चों कि आप लोग कोई ऐसा चालक तार लो जिसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ भरी पड़ी हों, है ना, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा भरी पड़ी हों, तो इलेक्ट्रॉन को चलने का मार्ग ही नहीं मिले, इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाए बेचारा आगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा, यहाँ से इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये सभी इलेक्ट्रॉन टक्कर मार मार के हार गए लेकिन आगे ना निकलो जा रहा हो। तो पूरे चालक तार के अंदर हालात ऐसे ही हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूरी गतिज ऊर्जा किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, पूरी गतिज ऊर्जा किसको दे देगा, परमाणु को। और जब परमाणु के अंदर पूरी गतिज ऊर्जा चली जाएगी तो ये तुरंत प्रभाव से क्या होगा, ऊष्मा प्रदान करेगा, ऊष्मा आएगी इसके पास तो ये गर्म हो जाएगा, और गर्म होकर ये आपको बाहर ऊर्जा प्रदान करने लग जाएगा। और ये काम कहाँ पर होता है मेरे बच्चों, ये काम होता है हीटर के अंदर, प्रेस के अंदर ऐसा होता है। अर्थात मेरी इस बात का मतलब समझकर हम जब इसके निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी विशुद्ध चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह विद्युत ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और ऊष्मा में परिवर्तित होकर वो जो विशुद्ध चालक तार है वो गर्म हो जाता है। और ऐसा काम होता है हीटर के अंदर, प्रेस के अंदर, ओवन के अंदर, टोस्टर के अंदर, ये सब विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण हैं। भाई बात समझ में आ गई कि ना आई। अब मैं इसकी परिभाषा लिख सकता हूँ ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो चलो इसकी परिभाषा लिख देते हैं, है ना। देखो परिभाषा लिखते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोत के साथ कोई विशुद्ध प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है तो स्रोत की संपूर्ण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षयित होने लगती है, ऊष्मा के रूप में क्षयित होने लगती है, या क्षयित हो जाती है, होने लगती क्या है, क्षयित हो जाती है, ठीक है ना। इसे ही चलो या मैं एक लाइन और बढ़ा दूं,
अतः प्रतिरोध गर्म होकर ऊष्मा प्रदान करता है। इसको ही विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो, इस प्रभाव पर आधारित विद्युत युक्तियाँ, ये उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कई बार, कौन कौन सी विद्युत युक्तियाँ हैं। तो देखो लिखेंगे बच्चों, विद्युत हीटर, विद्युत प्रेस, है ना, गीजर, ओवन, विद्युत ओवन, टोस्टर, विद्युत टोस्टर जाते कहें तुम, और विद्युत केटली, चाय वगैरह बनावे काम आवे। तो ये कुछ मैंने उदाहरण लिख दिए भैया, है ना, आदि, जो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। ये सभी उपकरण जो हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। ठीक है सब। अब देखो इसके अंदर होता क्या है। तो बच्चों यहाँ पर हम जो विशुद्ध प्रतिरोध है, इसके अंदर आपने विद्युत धारा प्रवाहित की है, और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हुई है, उस ऊष्मा का मान किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, इस चीज को चेक करते हैं। तो देखो, तापीय प्रभाव को ज्ञात कर रहा हूं मैं। माना कि यहाँ आवेगो नहीं, तुम एक बार यहाँ नोट कर लो बेटा, और मैं ऊपर ते लिखूँगा जाते एक बार में आ जाए, है ना। इसको नोट करो एक बार, इसको इरेज करने के बाद फिर लिखूँगा। तो देखो कैसे निकालें। माना विद्युत स्रोत बैटरी हो सकती है से जोड़े गए विशुद्ध तार का प्रतिरोध R तथा इसमें प्रवाहित धारा I व इसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर V है। भाई प्रतिरोध को R मान लिया और धारा को I, और विभवांतर क्या हो गया B। यदि तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित हों, तो तार के अंदर जो धारा प्रवाहित कर रहे हो ना, उसमें आवेश जाएगा ना,
तो तार के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर क्या आएगा? V। तो इसके सिरों पर विभवांतर V होता है। तो किया गया कार्य निकालिए, ठीक है ना। तो आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य, तो आवेश प्रवाहित करने पर किया गया कार्य। W बराबर क्या होता है? कार्य W होता है ना, तो चलो मैं एक बार हिंदी में लिख देता हूँ। कार्य बराबर क्या होगा? आवेश गुणा विभवांतर। ये सूत्र मैंने पहले ही बताया था यार गाजी, सबसे पहले जब स्टार्ट करो तो W बराबर क्या हो जाएगा? V Q। Q आवेश है वो, V विभवांतर है वो, ठीक है। अब देखो, चूंकि Q बराबर क्या होता है बताओ? IT। तो W बराबर क्या है सके? BIT हो सकता है ना। W बराबर क्या हो सकता है? BIT। अब देखो भाई साहब, स्रोत द्वारा जो T समय में, अतः स्रोत द्वारा, विद्युत स्रोत द्वारा T समय में दी गई ऊर्जा, T समय के अंदर जो ऊर्जा दी गई है, दी गई ऊर्जा कितनी है क्या बताओ? दी गई ऊर्जा ई तो थे VIT। भाई दी गई ऊर्जा कौन सी है? VIT तो थे। भाई तार में T समय में क्यों आवेश प्रवाहित किया है आपने? तो सिरों के मध्य V विभवांतर उत्पन्न हुआ है। तो इस आवेश को प्रवाहित करने पर क्या कार्य हुआ? W बराबर VQ, और Q का मान क्या होता है? IT। तो W बराबर VIT हो जाएगा। तो स्रोत के द्वारा जो T समय में ऊर्जा दी गई थी वो क्या है? VIT तो है। अब ये VIT जो ऊर्जा है किस में परिवर्तित हो रही है? ऊष्मा के रूप में। परिवर्तित होती है, ऊष्मा के रूप में क्या होती है? ये परिवर्तित होती है, ठीक है ना। तो T समय में ऊष्मा कितने होगी? ऊष्मा का मतलब H बराबर क्या आ जाएगा? VIT ना आ जाएगा का भाई। H इक्वल टू क्या हो सकता है? VIT हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है ना। अब देखो, चूंकि ओम के नियम से, ओम का नियम लगाओ, ओम के नियम को सूत्र बताओ क्या है? V बराबर IR है ना। तो इस V की जगह पे क्या लिख दूं मैं? IR इंटू क्या आ जाएगा? IT। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या हो गया? I² RT हो गया कि नहीं हो गया? भाई चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो आपने ऊष्मा उत्पन्न की है उसका मान कितना आ गया? H बराबर I² RT, ठीक है। अब बताओ इस सूत्र से क्या आपको पता चलता है? H बराबर I² RT से स्पष्ट होता है कि भाई प्रतिरोध में जो उत्पन्न ऊष्मा है वो किसके बराबर होती है? स्पष्ट होता है कि प्रतिरोध तार में उत्पन्न ऊष्मा
नंबर 1, उत्पन्न ऊष्मा प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती अते कनाएं। भाई उत्पन्न जो ऊष्मा है वो चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती है। उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। जितनी धारा आप प्रवाहित कर रहे हो उसका वर्ग यानी कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर है कि ना है, बताओ हते का ना है। अब देखो इस प्रतिरोध तार के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न हुआ है उसके क्या है, समानुपाती ऊष्मा किसका है, उत्पन्न ऊष्मा दिए गए, उत्पन्न ऊष्मा क्या है, दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती है तो H समानुपाती R। तीसरा, उस समय के भी समानुपाती है जितने समय के लिए आपने इस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की है। टी के समानुपाती अते कना है। प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है। तो I वो H समानुपाती T। अब देखो तीनों नियम हैं ये, 1 2 3, तीनों नियमों से क्या बनेगा बताओ, H समानुपाती I स्क्वायर RT बनेगा और समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो K एक स्थिरांक लगाएंगे RT, और अगर K बराबर क्या मान लें, 1 मान लूँ मैं, तो सूत्र तुम्हारे पास क्या आगो, I स्क्वायर RT ई आगो ना। तो बेटा या के नीचे लिखेंगे उपरोक्त तीनों नियमों को जूल के, उपरोक्त तीनों नियमों को जूल के तापन नियम कहते हैं। जूल के तापन नियम क्या हो गए, ये तीनों हो गए। जूल के अनुसार क्या हो गया, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा, किसी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, दिए गए प्रतिरोध के समानुपाती होती है और प्रतिरोध में धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है। तो जूल नाम के वैज्ञानिक ने इस बात को स्पष्ट किया और यही सूत्र यहाँ पर स्थापित होता है। यानी कि जितनी विद्युत धारा आप चालक तार के अंदर प्रवाहित करते हो उससे दुगनी ऊष्मा, यानी कि भाई धारा अगर तुमने 100 वोल्टेज दी है ना, 100 वोल्टेज दी तो उसका वर्ग लगाओ और वर्ग के समानुपाती क्या करो, ऊष्मा करो। भाई 100 वोल्टेज की 100 एम्पियर की धारा प्रवाहित की तो 100 का वर्ग 10,000 हो गया और 10,000 जूल ऊष्मा उसके अंदर से निकलेगी धारा के वर्ग के समानुपाती। अगर 10 एम्पियर की धारा भेजी है तो 100 जूल ऊष्मा उस तार से निकलेगी। समझ में आ रही है ना मेरी बात।
तो धारा को वर्ग है, अगर 10 एम्पियर की धारा है तो 10 को वर्ग कितने कहेगा, 100 आएगा। और 100 कितने जूल हो गया, कितने जूल के बराबर हो गया, हीट, ऊष्मा का मात्रक जूल ही होता है। तो 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर इसमें 100 जूल ऊष्मा निकलेगी। समझ गए मेरी बात है। तो ये जूल के तापन नियम है, और ये बेटा विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है। और तापीय प्रभाव पर आधारित कुछ विद्युत युक्तियों के उदाहरण भी मैंने आपको बता दिए। और तापीय प्रभाव के आधार पर जो ये युक्तियां आधारित हैं, इनसे हम ऊष्मा का मान हम जब निकालते हैं तो सूत्र हमारे पास ये यूज करते हैं हम, H बराबर I²RT। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में आपने जूल के तापन नियम और धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा है बच्चों। वीडियो को ध्यान से चेक करो और सूत्र को निकालना भी आपको सीखना है। ठीक है ना। ओके बच्चों, और कुछ बताएं? चलो इसका एक आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। तो देखो प्रश्न लिख रहा हूँ मैं। 10 वोल्ट के सेल से 10 वोल्ट के सेल से 50 ओम की 50 ओम के नाइक्रोम 50 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली, ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली में 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करते हैं। 1 घंटे तक धारा प्रवाहित करते हैं। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। तो कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करो। ठीक है ना भाई। अब एक चीज़ जहाँ और बताता हूँ मैं तुमको, जितने भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित जो उपकरण है ना, उन सब के अंदर जो प्रतिरोध तार, कह रहा हूँ मैं बार बार, प्रतिरोध तार सबके अंदर नाइक्रोम का लगा होता है। हीटर के अंदर जो गूंज लग रही है ना, वो नाइक्रोम की है। प्रेस के अंदर जो अलाइनमेंट लग रहा है, जो गूंज लग रही है, वो नाइक्रोम की है। गीजर के अंदर, ओवन के अंदर, सब के अंदर नाइक्रोम एक बहुत ही विशुद्ध प्रतिरोध है। ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा प्रतिरोध लगाता है नाइक्रोम, इसलिए नाइक्रोम की कुंडली बनाई जाती है सबके अंदर जो तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति हैं। तो देखो बेटा यहाँ में क्या दे रखा है आपको, दिया हुआ है आपके पास विभवांतर, B का मान 10 वोल्ट, प्रतिरोध R का मान दे रखा है 50 ओम, और समय दे रखा है T, कितना है, 1 घंटे। ठीक है ना। घंटे के मिनट बना लो 60 मिनट। घंटा के क्या बना देंगे तुम यहाँ पर, मिनट बना देंगे। मिनट नहीं, सेकंड में लाओ या घंटा है तो यह लिख दो सीधे सीधे 3600 सेकंड। सूत्र का है हमारे पास H बराबर I²RT। तो I ना है हमारे पास, तो I को मान ज्ञात कर लो पहले। ओम के नियम से B बराबर कहा जाएगा IR, या I को मान निकालना हो तो कहा जाएगा B/R। B को मान कितने के 10, R को है 50, तो 1/5 आगो कितने का आगो 0.2 एम्पियर। धारा को मान कितने का आगो 0.2 एम्पियर। ठीक है ना। अब जूल का तापन नियम लगा दो आप लोग। क्या लगा सकते हो, जूल का तापन नियम। तो देखो जूल के तापन नियम से तापन नियम का सूत्र क्या है, H बराबर I²RT, है ना। तो सूत्र में रखो मान है। तो देखो I को मान कितने का है, 0.2
का होल स्क्वायर, आर को कितने के 50 और या कितने का को टी को 3600। तो 0.2 गुणा 0.2 कितने आएगा 0.04 गुणा 50 गुणा 3600। पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट हट गो ना। अब देखो 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, तो 50 गुणा 4 करेंगे तो कितने का आगो 2 से गुणा 36 तो कितने का आगो 7200 जूल। तो उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना आ गया 7200 जूल। ठीक है भाई, निकाल सकें आराम से। इस तरह से हम मान निकालेंगे भैया। तो ये मैंने आपको एक सवाल करके बता दिया, H बराबर I स्क्वायर RT से आप कैसे सवाल करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है।